नाज़रीन, नेतन्याहू के प्लेन ने बेन गोरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और एक अननोन लोकेशन की तरफ इसको जब वो शिफ्ट किया गया है। ये एक बड़ा इंडिकेटर जब वो सामने आ रहा है। इससे पहले 2 मरतबा ऐसा हो चुका है और अब ये 3rd टाइम ऐसा होने जा रहा है। और हमें पता है कि बोथ ऑफ द टाइम अटैक की तैयारी होती है और फिर उसको जब रिवर्स कर लिया जाता है। तो एक बार फिर नेतन्याहू का जो प्लेन है उसने फ्लाई किया है और यहां गल्फ में, अरेबियन सी के अंदर और नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर, जहां पर एक आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप देखा जा रहा है, तो यहां पर एस्केलेशन जो वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर रोज, हर चौथे घंटे ये एस्केलेशन बढ़ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो ये है कि ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं टुवर्ड्स जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यहां पर नाज़रीन एक वॉर ऑफ हंट शुरू हो चुकी है। हंटिंग की जा रही है एक दूसरे के एसेट्स की। ईरान जो है वो अमेरिकन एसेट्स इस बड़े समंदर के अंदर कहां खड़े हैं, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है, जिसने अपना ट्रैकर जो है वो जाहिर है वो तो बंद कर दिया है, वो उसकी लोकेशन कहां है, उसके बाकी वॉरशिप्स कहां पर खड़े हैं, ये ट्रैक करना ईरान के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमला तो किसी भी वक्त हो सकता है। तो फिर ईरान को पता होना चाहिए ना कि वो कहां पर खड़े हैं, तभी तो उनको निशाना वो बना सकेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है, वो भी हंटिंग कर रहा है ईरान के कौन कौन से एसेट्स हैं, वो कहां कहां पर हैं, जिसमें आप देखिए कि उनकी जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, उनकी अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं, उनकी जो बंदरगाहें हैं, उनकी जो ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, उनकी जो लीडरशिप है वो कहां पर है, उनके रडार्स कहां पर हैं, उनका डिफेंस सिस्टम्स कहां पर लगे हुए हैं। इस सब की ट्रैकिंग जो है वो इस वक्त अमेरिका कर रहा है, सर्विलेंस कर रहा है, इसको जो है वो मॉनिटर कर रहा है और वाइस वर्सा ईरान कर रहा है। अच्छा, अब इसके साथ बड़ी खबर यह है कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन जो है वो रशिया से आने वाले हैं ईरान के पास। ये कमिटमेंट है और ये मुआहदा है और अब ये पूरा होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बुरे तरीके से ये जंग बैकफायर होने जा रही है। अगर ये जंग होती है और ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद कर लिया तो मैं आपके सामने आज वो चीजें रखने जा रहा हूं कि ये वेरी टाइम सून में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन नहीं करवा पाएंगे। ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया तो ये उसको बहुत जल्द नहीं खुलवा पाएंगे और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 4 दिन की भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो बंदिश है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती और ईरान जो है वो इसको हफ्तों तक जो है उसको ब्लॉक कर सकता है। ये मैं आपके सामने रखूंगा कि ये कैसे होने जा रहा है। अच्छा, लैटिन अमेरिका पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसमें बड़ी खबर यह है कि डिजास्टर पे डिजास्टर हो रहा है। वो जो वेनेजुएला की अबूरी सदर हैं, जिसके बारे में अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कोऑपरेट करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो गया है और अब अमेरिका ने धमकी लगाई है कि हम फोर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं वेनेजुएला पर। ये धमकी उन्होंने लगाई है। उधर क्यूबा में सूरत हाल यह है कि मैसिव नंबर्स के अंदर लोग कैपिटल में सामने आए हैं और जो ट्रम्प ने धमकियां लगाई हैं और इधर वेनेजुएला के कैपिटल के अंदर भी बड़े मुजाहरे जो वो देखे जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसी दरमियान कुछ और बड़ी खबरें हैं। वो ये है कि 2 बड़ों का आपस में राब्ता हुआ है और वो 2 बड़े कौन से हैं? एक रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं और दूसरे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं। दोनों ने वीडियो कॉल पर राब्ता किया है और उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया है? उसमें उन्होंने ईरान और वेनेजुएला को डिस्कस किया है और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम मजीद अपना जो रोल है बढ़ाएं और वाशिंगटन जो कुछ कर रहा है इन मुल्कों के साथ, इन छोटे कंट्रीज के साथ, अब हमें मजीद आगे आना होगा और हमारा जो आपसी अलायंस है, ज़ाहिर है जो पूरी दुनिया को बदल रहा है, रीशेप कर रहा है, जो रशिया और चाइना का अलायंस है, इसको भी अब मजीद मजबूत करने का वक्त आ गया है। रशिया एंड चाइना प्लेज टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जब उसको मजीद मजबूत किया जाएगा टू काउंटर यूएस इन्फ्लुएंस। मतलब तेजी के साथ अब ये जो ग्लोबल पावर ऑफ बैलेंस है इसको बदला जा रहा है और रशिया और चाइना वो ये कह रहे हैं कि अब अमेरिकी इन्फ्लुएंस को मजीद कन्फ्रंट करने का वक्त आ गया है। वीडियो कॉल में उन्होंने ये प्लेज किया कि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। किसके हवाले से? इस हवाले से कि वाशिंगटन जो डिस्टेबलाइज कर रहा है ईरान और वेनेजुएला को, इस हवाले से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। और उन्होंने हाईलाइट किया कि दोनों मुल्कों की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो किस तरह से अब अपना जो अलायंस है उसको गहरा करती चली जा रही हैं और उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वेनेजुएला में और ईरान में, ये बता रही हैं कि यह वक्त की जरूरत है कि मॉस्को और बीजिंग
सिक्योरिटी चेंजेस को केयरफुली रिस्पॉन्ड करें और कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर रिस्पॉन्ड करें। यानी यह नहीं कि मॉस्को की पॉलिसी ईरान पर कुछ और है और हमारी पॉलिसी कुछ और है, वेनेजुएला में आप कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो देखें, यही तो गेम चेंजर बात है कि दो बड़ी ताकतें किसी एक इशू के ऊपर इकट्ठी हो रही हैं। पहले से भी हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका कर रहा है, ईरान के ऊपर जंग होने जा रही है, तो अब हमें मजीद आगे बढ़ने की जरूरत है, और ताकि जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन जब रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जून और उसके बाद से जो इवेंट्स हुए हैं, इसने इंटरनेशनल सिचुएशन को बहुत हद तक जब बदल दिया। जून की जंग जाहिर है बहुत बड़ा एक बदलाव है, उसने बहुत सारी चीजों को बदला है, और उसके बाद जो इवेंट्स हुए हैं, एक कांस्टेंट एनालिसिस की भी जरूरत है कि हर एक वाक्य को एनालाइज किया जाए और फिर उस पर बड़ी विजडम के साथ जब वो जवाब दिया जाए। तो ये गेम चेंजर है रशिया और चाइना, और ये दोनों के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है नाज़रीन कि दोनों मुल्क जो है वो ईरान की मदद को पहुंचे और वेनेजुएला की मदद को पहुंचे। ये दोनों मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर है, इसलिए वो मदद कर रहे हैं और मजीद करना उनके लिए नागुज़ीर है। अच्छा, दूसरा मैं गजा के हवाले से एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर दूं, फिर ईरान ने जो ड्रोन्स लॉन्च किए वो आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं। इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इजरायली आर्मी चीफ ने चुपके से एक कंप्रीहेंसिव मिलिट्री प्लान अप्रूव कर लिया है गजा के हवाले से। और उस कंप्रीहेंसिव मिलिट्री प्लान में क्या है कि गजा के हवाले से डिसाइसिवली कंक्लूड किया जाएगा जो गजा में जंग है, डिसाइसिव अंदाज में कंक्लूड। तो डिसाइसिवली कैसे कंक्लूड करेंगे, उनके गोल्स क्या है गजा के हवाले से, फलस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट। तो उधर वो प्लान अप्रूव हुआ है, इधर ईरान को वो डिस्ट्रॉय करने के अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं कि ईरान डिस्ट्रक्शन, इसके साथ वो ये देखते हैं कि हिजबुल्लाह कोलैप्स हो जाएगी और यमन को सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो जाहिर है वहां पर एक वो कमजोर हो जाएंगे। तो इधर रेजिस्टेंस को, फलस्तीनी रेजिस्टेंस को सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो देखें, अगर मिलिटरीली इजराइल को कन्फ्रंट कर सकता है कोई, तो ईरान ही है ना, और ईरान और उसकी रेजिस्टेंस है। और कौन है जो मिलिटरीली कन्फ्रंट कर सकता है और उसकी विल भी रखता है? कोई भी नहीं है। तो जो गजा के हवाले से उनके मंसूबे हैं, ईरान की डिस्ट्रक्शन के बाद वो उसको हतमी शक्ल अब देने जा रहे हैं। ये है उनकी बहरहाल तैयारी। अच्छा, अब जनाब वाली बात यह है कि ईरान ने ड्रोन्स लॉन्च किए हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ, उसकी लोकेशन को मालूम करने के लिए, सर्विलेंस के लिए। और इसमें यह बात बिल्कुल यकीनी है कि जो चाइनीज और रशियन सैटेलाइट्स हैं और उनका बाकी मिलिट्री हार्डवेयर है, टेक्नोलॉजी है, वो इसमें इस्तेमाल हो रही है। और ईरान को वो भी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस दे रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर खड़ा है, बाकी अमेरिकी एसेट जो वो कहां पर खड़े हैं। आपको याद होगा जब यमन अटैक कर रहा था तो अमेरिका और यूरोप से क्या रिपोर्ट्स आई थी कि यहां पर चाइनीज सैटेलाइट कंपनीज है वो यमन की मदद कर रही हैं इन शिप्स को ट्रैक करने में और अटैक करने में। और रशिया के हवाले से भी उन्होंने ऐसी इल्जाम जो लगाया था। तो रशिया और चाइना यहां पर हैं। अच्छा, अब ईरानी मीडिया सबूत के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, ईरानियन ड्रोन फ्लू नियर द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन। रिपोर्टेडली ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये ईरान की कोस्टल लाइन से 700 किलोमीटर के फासले के ऊपर खड़ा है, कोई फासला भी नहीं है। और इंडियन मीडिया ने लिखा हंटिंग अ घोस्ट शिप। अब्राहम लिंकन इस वक्त घोस्ट ही है ना, कि वो कहां है किसी को पता नहीं है। सो कैन ईरान फाइंड यूएसएस अब्राहम लिंकन? क्या ईरान फाइंड कर सकता है अब्राहम लिंकन को? क्योंकि अब्राहम लिंकन ने अपना जो ट्रैकर है वो टर्न ऑफ कर दिया है ताकि ईरान जब उसको डिटेक्ट ना कर सके। ईरान डिटेक्ट करेगा तो अटैक करेगा ना, और बहुत जरूरी है कि वो फौरी इसको डिटेक्ट करे क्योंकि हमला किसी भी वक्त जब हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें रखने जा रहा हूं। इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा होगा? यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़े फैसला कुन किरदार अदा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के सर्वाइवल और डिफेंस के लिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है ईरान के पास, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और जिसके जरिए ईरान एक लंबी जंग लड़ने का इरादा रखता है, वो ड्रोन्स हैं। और ड्रोन्स के अंदर उनका जो शहीद ड्रोन है, ये वो वेपन है जिसको ईरान ने मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। और इसी वेपन के जरिए उन्होंने एक लंबी जंग लड़नी है, अगर ये जंग लंबी हो जाती है। और ये इसके जरिए, अच्छा, ये जो शहीद ड्रोन है ये बहुत एडवांस है, बहुत इफेक्टिव है, और फिर इसकी बहुत वैरायटी है, यानी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सिर्फ एक शहीद ड्रोन नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है कि ये उसकी रेंज, उसका पेलोड, एक पूरी फैमिली, यानी वैरायटी है ईरान के पास। और जो नंबर्स हैं भाई, बैलिस्टिक मिसाइल तो 2000 होंगे या 3000 होंगे। इसी तरह हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकता है कितने 100 होंगे। लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं ये समझ लें कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हैं।
और इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। उसकी वजह क्या है और ये वेपन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों साबित होने वाला? नाज़रीन, ईरान ने इस जंग के लिए बहुत हवालों से तैयारी कर रखी है और ये इस बात से आपको पता चलेगा। ईरान ने इसके जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो सिर्फ ईरान में नहीं लगाए, ईरान ने इसके 3 मजीद जगहों पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रखे। 2 सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं जहां पर ये ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी प्रोडक्शन हो रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और फैसला कुन है और गेम चेंजर है वो है रशिया। रशिया के अंदर इस मुआहिदे के साथ ईरान ने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाए हैं कि एक तो रशिया हजारों ड्रोन्स ईरान को देगा, वो स्पेसिफिक नंबर्स उन्होंने बताए हैं कि इतने तो देंगे। इसके अलावा अगर जंग हो जाती है, यानी एक तो हजारों नंबर्स वो हैं जो देने ही देने रशिया ने, अगर जंग हो जाती है तो फिर अनलिमिटेड, मतलब जितना रशिया दे सकता है वो ईरान को वो हजारों की तादाद में मजीद ड्रोन्स देगा। और रशिया में इस वक्त ड्रोन प्रोडक्शन की जो एवरेज है वो कितनी चल रही है इस वक्त? रशिया इस सलाहियत को हासिल कर चुका है कि वो पिछले 6 माह से 8 माह से या इवन ये 1 ईयर का अरसा भी हो सकता है, यानी पिछले 6 माह से, चलो हम इतिहास से अगर उसको देखें, 6 माह से वो कम एवरी मंथ 5000 से ज्यादा ड्रोन जब प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी उनकी कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन इस दर्जे के ऊपर चली गई है कि एवरी मंथ वो 5000 से ज्यादा ड्रोन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर रशिया ने सिर्फ 2 मंथ की प्रोडक्शन भी ईरान को भेज दी तो आप सोचिए कि ये 10,000 ड्रोन या 15,000 ड्रोन या 8,000 ड्रोन ये कितने लंबे अरसे तक जब वो ईरान इस्तेमाल कर सकता है। और फिर अगली बात देखिए, जो एक तो ईरान में प्रोडक्शन हो रही है ना इन ड्रोन्स की, तो बिल फर्ज अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में जो ड्रोन्स की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है तो भी ये ड्रोन्स खत्म नहीं होंगे ईरान के पास। वाई? क्योंकि ये तो रशिया से आ रहे हैं, ये तो सेंट्रल एशिया के 2 कंट्री से आ रहे हैं। चलो सेंट्रल एशिया को भी आप साइड पर रखें, ये रशिया से आ रहे हैं, तो रशिया के यूनिट्स को इजराइल और अमेरिका कैसे जाकर तबाह करेंगे, उनकी सप्लाई को कैसे कट करेंगे? तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हुआ तो ये ड्रोन जो है वो रुकने वाले नहीं हैं। और इस वक्त इस जंग में ये सबसे इफेक्टिव ड्रोन्स हैं और जो ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी यही वाले ड्रोन्स हैं। मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, अब जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह है कि ईरान कंपोनेंट्स देगा रशिया को इन ड्रोन्स के और रशिया वहां पर बाकी प्रोडक्शन करेगा। उसके बदले 6000 ड्रोन्स रशिया ने ईरान को देने हैं। ये हैं, जंग होती है नहीं होती इससे हटकर बात है। 6000 ड्रोन सिर्फ इसलिए रशिया ने ईरान को देने हैं क्योंकि ईरान ने वो टेक्नोलॉजी रशिया को दी है और जो हर ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो कंपोनेंट है वो ईरान से जाता है। सो इसके बदले में रशिया ने 6000 ड्रोन्स ईरान को देने हैं। सो ईरान जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है अपने स्टॉक पाइल को, इन कमकीजी शहीद ड्रोन्स को, और रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 6000 शहीद 136 ड्रोन्स, ये वो हैं जो सबसे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव ड्रोन है, शहीद 136। अच्छा, आप जरा आ जाइए, देयर इज सम कैलकुलेशन के ईरान के पास 4000 के करीब ये शहीद ड्रोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जैक्ट किसी को भी पता नहीं है, ये अमेरिका को भी पता नहीं है, ये इजराइल को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली ईरान के पास कितने हैं। वो इससे डबल भी हो सकते हैं, इससे थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, या हो सकता है इतने ही हो, लेकिन इससे कम नहीं है। 4000 ईरान लेकर बैठा हुआ है, 6000 रशिया ने उनको देना है, ठीक हो गया। और जंग की सूरत में तो मुआहिदा अलग है, वो तो फिर रशिया ने देना ही देना है। जंग की सूरत में तो मुआहिदा यह है कि रशिया आखिरी दर्जे तक ईरान की मदद करेगा। तो इस वक्त वो 5000 से ज्यादा पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर इधर जंग हो गई तो वो उसकी प्रोडक्शन इससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे। यानी वो हो सकता है पर डे 800 ड्रोन्स प्रोड्यूस करें, हो सकता है पर डे वो 1000 ड्रोन्स प्रोड्यूस करें। इसका मुकाबला मुझे बताइए कि अमेरिका कैसे करेगा और इजराइल कैसे करेगा। रशिया 1000 ड्रोन वहां प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें से डेली 300, मिसाल के तौर पे 300 वो ईरान को देते हैं उस 1000 प्रोडक्शन से। ये मुकाबला कर लेंगे? तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हुआ और दुनिया में आपको बता दूं 4 दिन भी इसकी बंदिश अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ये टिल लगा लेंगे। इन्होंने बाबुल मंदब नहीं खुलवा सके ये यमन से, ये ईरान से, ये जो मर्जी कर लें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नहीं खुलवा सकेंगे। और इसी दरमियान कोई ना कोई इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जब वो हिट हो ही जाना, इसलिए ये हर हवालों से एक डिजास्टर्स वॉर है जो ट्रंप साहब छेड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अब आप जरा, मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखता हूं। ये शहीद ड्रोन की जो फैमिली है, इसमें जनाब अली 136 है, ये सबसे वेल नाउन ये इनका ड्रोन है, और इसकी जो रेंज है वो 25
किलोमीटर है और ये 50 के जो वॉर हेड है ये लेकर जा सकता है। ये एक उनका ड्रोन है, ये रशिया ने देना है, शहीद 136, और इसकी रेंज कितनी है 2500 किलोमीटर, यानी ये आसानी के साथ इसराइल को हिट कर सकता है। ये जहां पर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, जो भी शिप्स जहां भी खड़े हैं, उसको आसानी के साथ हिट कर सकता है। फिर शहीद 131 है, ये इसकी जो रेंज है वो 900 किलोमीटर है। अच्छा, फिर उनके पास शहीद 129 है, ये मीडियम आल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करता है और ये सर्विलेंस और स्ट्राइक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वैरायटी से फायदा ये है कि वो कहीं पर कोई इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर कोई इस्तेमाल करेंगे, किसी एयर डिफेंस को किसी तरीके से पेनिट्रेट करेंगे, किसी एयर डिफेंस को किसी ड्रोन से पेनिट्रेट करेंगे। तो इसके अलावा शहीद 238 है, ये बहुत मजीद एडवांस है, ये जेट पावर्ड है, यानी जो जैसे एक जेट होता है ना, जेट पावर्ड ये ड्रोन है और ये 500 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये उस तक पहुंच सकता है, बड़ी तेजी के साथ जाता है। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये पहुंच सकता है और ये और ज्यादा मुश्किल है इसको इंटरसेप्ट करना। ठीक है, शहीद 238 इसको इंटरसेप्ट करना और ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसके साथ ईरान का जो सबसे लॉन्ग रेंज ड्रोन है शहीद फैमिली का, वो ये है, इसका नाम बताया उन्होंने क्या रखा है, शहीद 149 गाजा। ये उनका गाजा वेरिएंट है, जो सबसे उनका एडवांस है, उसका नाम उन्होंने शहीद ड्रोन गाजा रखा है और इसकी जो रेंज है वो 4000 किलोमीटर है। ये सबसे लॉन्ग रेंज 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। वो जो 136 है उसकी 2500 किलोमीटर है और वो 50 केजी वॉरहेड लेकर जा सकता है। ये जो है, आप जरा इसकी सलाहियत देखिए, वो 50 केजी, ये 500 केजी जो है वो लेकर जा सकता है और ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी इसके पास हैं। ठीक है ना, प्रिसीजन बिल्कुल उसके साथ हिट कर सकता है। और फिर उनके पास है शहीद 191, तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग उन्होंने की है अमेरिकी टेक्नोलॉजी की और ये ड्रोन जो है वो बनाया है। तो इस वक्त जो इन कैरियर्स की तरफ ड्रोन लॉन्च किए गए हैं वो दो हैं, शहीद 136 और खासकर जो शहीद जो गजा वर्जन है वो इस वक्त लॉन्च किया गया है। सो ईरानियन लॉन्ग रेंज सर्विलेंस ड्रोन जो है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखे जा रहे हैं, अरेबियन सी के अंदर देखे जा रहे हैं और ये जो गजा वेरिएंट ड्रोन है ये बहुत हाई अल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकता है और इसकी सलाहियत ये है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकता है और ये 35 आवर्स तक 35 घंटों तक मुसलसल फिजा के अंदर रह सकता है और इसके अंदर 13 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स भी होते हैं, 13 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स भी ये साथ कैरी करके लेकर जा सकता है। सो ये इंतहाई खतरनाक ड्रोन है गजा वेरिएंट, ये उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ लॉन्च किया है। ये आगे से प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकता है और ये सर्विलेंस दोनों काम कर सकता है। आप मुझे बता दें कि ये कौन सी जंग ट्रम्प साहब लड़ने जा रहे हैं, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इससे हमें समझ आए वो ये है कि एक तो वैरायटी ऑफ ड्रोन्स ईरान के पास बहुत ज्यादा है, दूसरा क्वांटिटी ऑफ ड्रोन्स बहुत ज्यादा है। जो इस वक्त ईरान के पास है उसके नंबर इनके पास नहीं है। 6000 रशिया से आना है, सेंट्रल एशिया के उन दो मुल्कों से कितने आएंगे जहां पर ईरान ने यूनिट्स लगाए हैं, और जंग होने के बाद नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बेलारूस वो कितने भेजेंगे इनको पता भी नहीं है। और ये कोई कैरेबियन नहीं है, ये ईरान है। ईरान की सप्लाई लाइन ये कट कर ही नहीं सकते हैं, ये जो मर्जी कर ले। ईरान की सप्लाई लाइन कैसे कट करेंगे, इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े उसके बॉर्डर्स हैं, कैसे सप्लाई लाइन जो कट करेंगे। अच्छा, तो यहां पर जो इनका प्लान है वो ये है कि कुछ ऐसा हो जाए, लीडरशिप असैसिनेट हो गई तो अंदर से ही, यानी कोई ऐसे लोग आगे सामने आए, जैसे ट्रम्प ने एक बार कहा ना 3-4 दिन पहले कि मैं ईरानी अपोजिशन के साथ राब्ते में हूं, अंदर से कुछ ऐसे लोग आए जो लड़े ना। क्योंकि अगर ईरान लड़ा, ठीक है, अगर ईरान यानी कि इन्होंने असैसिनेशंस करनी, इन्होंने तबाही मचा ली, जो मर्जी कर लिया, ईरान अगर लड़ा, उसके जो ऑर्डर्स हैं वो इसी तरह से इंप्लीमेंट हुए, इनका कुछ नहीं बचना है। ठीक है ना, ईरान को तो जाहिर है उसकी तो तबाही हो रही होगी, हर अंदाज में हो रही होगी, तो उसका तो सर्वाइवल ही इसी सूरत में होगा कि वो इनको कितना डैमेज कर पाता है। अपनी तबाही के बाद ईरान सर्वाइव कैसे कर पाएगा कि इनको वो कितना डिस्ट्रॉय कर पाता। तो ईरान, पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं होगा जैसे ये सोच रहे हैं कि भाई अंदर से कोई ऐसे लोग, वो कहां से आ जाएंगे भाई, IRGC है वो मौजूद है, उनकी लीडरशिप है, ये कैसे हो जाएगा कि अंदर से कोई ऐसे लोग आ जाए लड़े ना। और वैसे भी वो तो डेज ऑफ प्रोसेस है ना, वो महीने बाद होगा, 15 दिन बाद। यहां पर तो ऑर्डर्स ये हैं कि इधर अमेरिका ने हमला किया, उधर ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये ऑर्डर्स दिए भी उन्होंने इसलिए। सही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुझे बताइए कैसे खुलवाएंगे? दुनिया अफोर्ड कर लेगी 10 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद रहना, 20 दिन, 1 महीना बंद रहना? दुनिया अफोर्ड कर लेगी? कभी भी दुनिया अफोर्ड कर ही नहीं सकती।
और खुद अमेरिका के अंदर जो होगा आप फिर देखेंगे उनकी इकॉनमी भी जब वो हिल जाएगी और ये जो इनके रीजनल पार्टनर्स हैं उनकी इकॉनमी भी हिल जाएगी। तो इसलिए ईरान कॉन्फिडेंट है, अपनी इन सलाहियतों के ऊपर कॉन्फिडेंट है। अब आप देखें कौन सा ऐसा ओआईसी मुल्क है जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जो है वो ड्रोन लॉन्च कर सकता है, कौन सा ऐसा मुल्क है? ठीक है, तो ये विल भी है, ये जुर्रत भी है, ये कॉन्फिडेंस भी है और उनके पास वो कैपेबिलिटी भी है जो इनका बुरकस जो वो निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए ईरानी सीनियर कमांडर ने कहा कि किसी भी अमेरिकी और इजरायली एडवेंचरिज्म के लिए हम तैयार हैं और ये बहुत कॉस्टली होगा उनके लिए, बड़े हैवी लॉसेस जब उनको उठाना पड़ेंगे, ये बात वो फिर याद कर लें। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान से राब्ता किया है और पिछले 24 घंटों में 5 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं रीजन के जिन्होंने ईरान को जब वो फोन किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, ट्रंप की जो ताजा तरीन हेडलाइन आ रही है वो कह रहा है कि ईरान की तरफ जो हम फ्लीट जा रहा है वो वेनेजुएला से भी बड़ा है जो वेनेजुएला की तरफ भेजा गया था और ये अपने मिशंस को क्विकली कैरी आउट कर सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रंप की लिमिटेशंस क्या हैं, उसको जल्दी जल्दी कुछ करना है, वो लंबी जंग यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकता और फौजें उतारना तो उसको तो आप डिस्कस ही ना करें ना, अगर ट्रंप फौजें उतारेगा ईरान में, वो ये एयर एक्सचेंज भी ज्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकता क्विकली, उसको बस बहुत जल्दी कुछ करना है। तो मुझे बता दें यहां पर जल्दी कैसे होगा, कैसे होगा जल्दी? वो मिलिशिया भेज ले, वो असैसिनेशंस कर लें, वो जितने मर्जी रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर लें, वो मिसाइल फैक्ट्रीज तबाह कर लें, जल्दी कैसे होगा? सब तो ईरान का तबाह नहीं ना कर सकते। तो उधर जनाब अली नेतन्याहू का जो विंग ऑफ ज़ायोन है उसने परवान भरी है नेवतम एयरबेस से और वो अननोन डेस्टिनेशन की तरफ चला गया। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरानियन एक्सेस को बिल्कुल तबाह कर दिया। उसके जवाब में जो इसका फॉर्मर आर्मी चीफ है उसने क्या कहा, 1000 से भी ज्यादा अगर नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे तो ये उस सच को छुपा नहीं सकता कि जिस डेप्थ ऑफ फेलियर नेतन्याहू ने किया, जितना हमारा हम फेल हुए हैं इस सारे जंग के अंदर, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। तो रियलिटी ये भाई कौन सी एक्सेस को डिस्ट्रैक्ट किया है, कौन सी अंसारुल्लाह, हमास, हिजबुल्लाह, इराकी रेजिस्टेंस सबके सब तो मौजूद हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट किसको किया? जहां तक कमजोर होना है, ये डैमेज होना है, तो भाई जंगों में एम्पायर डैमेज हो जाते, कमजोर हो जाते। बरतानिया की आलमी जंग के बाद हालत क्या थी? तो जंग कौन सा ऐसा मुल्क है जो जंग के बाद डैमेज नहीं होता? ये तो है ही तंजीमें। तो हिजबुल्लाह डैमेज हुई है, हमास डैमेज हुई है, अंसारुल्लाह डैमेज हुआ है, इसमें मतलब शक वाली क्या बात है? तो सभी डैमेज होते हैं, जंगों में तो डैमेज होते हैं। असल बात तो यह है कि इनका दावा क्या था कि इनको क्रश करना है, क्या वो क्रश कर पाए? अभी वो लेबनान का जो सदर है उसने फिर हिजबुल्लाह को पैगाम भेजा है, धमकी वगैरह लगाई, क्योंकि हिजबुल्लाह ने कहा कि हम तो जंग में शामिल हो गए, तो वो चलेगा नहीं, लेबनीज गवर्नमेंट जाना। अच्छा, रोबियो ने कहा है कि हम रेडी हैं फोर्स इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि वेनेजुएला कोऑपरेशन नहीं कर रहा है। और रोबियो ने धमकाया कि वेनेजुएला की मौजूदा सदर का भी अंजाम वही होगा जो मडोरो का हुआ। रोबियो वॉन्स के पॉसिबल मिलिट्री एक्शन हो सकता है अगर ये जो सदर है इसने हमारे ऑर्डर्स ना माने। तो आज रोबियो जो है वो सेनेट में भी टेस्टिफाई हो रहा है। अच्छा, अब यूएस रेडी टू यूज फोर्स टू इंश्योर वेनेजुएला कोऑपरेशन सेज मार्को रोबियो। सो एक और हेडलाइन है एबीसी न्यूज, रोबियो सेट टू वार्न ऑफ फ्यूचर मिलिट्री एक्शन इफ वेनेजुएला's न्यू लीडर्स स्टे अवे फ्रॉम यूएस गोल्स। अब मुझे बताइए कि ये धमकी दे रहे हैं कि हम ताकत इस्तेमाल करेंगे, इट्स मीन कि वो नहीं मान रही है ना भाई, तभी धमकी लगाना पड़ी है पब्लिकली आकर। तो धमकी से वो मान जाएगी? वो मान ही नहीं सकती है। वाई? हर तीसरे दिन कैपिटल में हजारों लोग निकलते हैं, वो कहते हैं हमारे सदर तो मडोरो है और उसको वापस लाया जाए। कौन सी सदर है जो अमेरिका की बात मानेगी? और जब अमेरिका खुलकर सबको बताया कि अमेरिका ही इसमें इन्वॉल्व है, ये काम खुफिया तरीके से होते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट्स को कोई थोड़ी सी स्पेस दी जाती है ताकि वो अमेरिका को भी बुरा भला कह सके। अगर ये वाजे हो जाए कि ये अमेरिका की इंस्टॉल गवर्नमेंट है, वो दुनिया के किसी कोने में कायम नहीं रह सकती और अमेरिका के लिए कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम चोरी चुपके से, खामोशी से किए जाते हैं। सो अब ये हेडलाइन देखिए, यूएस इंटेलिजेंस डाउट कर रही है कि जो इंटरिम प्रेसिडेंट है ये अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेगी। उनको डाउट है, ये नहीं करेगी। ठीक है, तो डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर और क्यूबा के कैपिटल हवाना में थाउजेंड्स ऑफ लोग निकले हैं ट्रंप की ताजा धमकियों के जवाब। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।